हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पीस प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर। आज का जो मेरा वीडियो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैक बोर्ड में 2014 से लेकर 2020 तक कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने से पता चलेगा कि आपका मोमेंटम क्या है, आप कितना स्पीड में चल रहे हैं, हर क्वेश्चन का जवाब तुरंत दे पा रहे हैं या उसके लिए फिर आपको किस सहायता लेनी पड़ रही है। अभी एग्जामिनेशन फिजिक्स का पेपर जैक बोर्ड में 16 फरवरी 2024 को होगी। समय बहुत कम है, आप अपना मोमेंटम बढ़ाइए, अपना स्पीड बढ़ाइए, समय इधर उधर मत गंवाइए, कंसंट्रेशन बनाइए और कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के साथ जुट जाइए। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर आपका लिखा है। फिजिक्स एमसीक्यू जैक बोर्ड 2014 से 20 तक करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत सेट 2। सेट 1 में हमने आपको बताया है 2022 और 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 में कोरोना पीरियड था, कोई एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हो पाया था। आइए देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, if the length of a potentiometer wire is increased then balance point will be small length, large length, same length, anywhere on the wire। यदि विभव मापी की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु होगा, कहाँ होगा? अल्प लंबाई पर होगा, अधिक लंबाई पर होगा, समान लंबाई पर होगा या तार के किसी भी बिंदु पर होगा। तो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल आया था वहाँ आप पढ़े होंगे, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ में आया था। पोटेंशियोमीटर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप उसको भी देख लेंगे। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कंपेयर द EMF ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। विभव मापक का उपयोग करते हुए 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करें। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, इसलिए अधिक लंबाई पर इसका संतुलन बिंदु होगा ऑन लार्ज लेंथ। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए क्या कहता है, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस देन इट्स कंडक्टिविटी जो होगा टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। रेसिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है, घटती है। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए, एक तार से 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बहती है तो तार से प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कितना होगा? A wire carries a current of 1 microampere. The number of electrons flowing per second through the wire is। 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया है। 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मिली एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या फिर दे दिया होगा कोई करंट। जैसे इस पहले एक प्रॉब्लम हम लोग देखे थे कि एक करंट जो था 3.2 एम्पियर था तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होता था। इस तरह का प्रॉब्लम हमेशा रहता है। तो आप यहाँ फॉर्मूला आप देखे थे इस तरह से, N इक्वल टू आई ई बाई टी, मतलब Q फॉर्मूला है आपके पास क्या, Q इक्वल टू आई टी या I इक्वल टू Q बाई टी, Q इक्वल टू एन ई बाई टी, इसलिए N इक्वल टू आई इंटू टी बाई ई। आई यहाँ दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, देखिए 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई ये 1 सेकेंड हो गया और यहाँ पे हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर सेकेंड। और ये एम्पियर था आपका, ये एम्पियर, ये यूनिट पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको ऊपर हटा देंगे तो 10/16 और ये ऊपर चला जाएगा -6 + 9। तो इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे 10/16 में तो आएगा 0.625 इंटू 10⁻19 - 16 मतलब +13। ये ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो सही ऑप्शन देखिए यहाँ पर है 0.625 10⁻13। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है, 0.625
10⁻13, इधर 19 है, इधर -19 है और यहाँ पर -13 है, इसलिए 13, 19, -19 +13, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग होता है 0, अनंत, धनात्मक, ऋणात्मक। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0, 0 होता है। ये किरचॉफ का नियम ही है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 होता है। तो पहला क्वेश्चन था आपका ये 2014 से था, फिर ये 15 में आया, फिर ये 16 में है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लिए। तो 2014 मतलब पहला क्वेश्चन 2014 का था, दूसरा क्वेश्चन 2015 का है, तीसरा क्वेश्चन 2016 का है, चौथा क्वेश्चन भी 2016 का है। 2016 का ये क्वेश्चन है इसके साथ में हम लोग का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E and mass m is moving in uniform electric field E. Its acceleration will be m द्रव्यमान और E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन, E विद्युत क्षेत्र में गतिशील है, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा। इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा वो आपको बताना है यहाँ से। तो पहले आपको देखना होगा, ये 2017 का क्वेश्चन है, देखिए ये 2017 का क्वेश्चन है, इसमें आपको त्वरण बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास। तो आपको देखना होगा पहले फोर्स कौन सा काम करेगा। तो फोर्स जो काम करेगा E = F/Q, E = F/Q आप पढ़े हैं, E = F/Q, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो F/E, इसलिए यहाँ से F हो जाएगा आपका E × E और तब एक्सेलरेशन हो जाएगा F/मास, मतलब E/m। दिस इज ऑप्शन, यही करेक्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा आपको। कहाँ पर है ये E/m, तो देखिए यहाँ पर E²/m है, E² E/m है, E/m है और m E/e है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel. The equivalent EMF of the combination is, इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 के 2 सेल पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन का समतुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, ये आपको निकालना है। 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे आप इसको देखिए। पैरेलल में जब सेल जुड़ा हुआ रहता है तो करंट जो होगा दोनों का सम आएगा, करंट जो होगा दोनों का सम आएगा। आपको यहाँ से इधर से चलते हैं हम, यहाँ पे 2 सेल जोड़ते हैं, 2 सेल्स हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। देखिए एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, ऐसे जुड़ा हुआ है। E1 R1 करंट यहाँ से आ रहा है I1, ये है E2 R2 करंट यहाँ से आ रहा है I2, ये करंट हो गया I, तो I विल बी इक्वल टू I1 + I2। आपको ये समझना है। हम लोग यहाँ जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब दोनों का सेम हो जाएगा तो V बराबर हो जाएगा, वहाँ से अगर आप देखेंगे V बराबर E - IR से चलेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा V बराबर सेम हो जाएगा E1 - I1 R1। इसलिए यहाँ से अगर आप I1 निकाल लेते हैं तो I1 बराबर हो जाएगा V, I1 इधर ले आएंगे तो E1/R1, आप इसको ऐसे ले आइए,
यहाँ से आप कर सकते हैं I1R1, यहाँ पर हो जाएगा E1 माइनस भी, E1 माइनस भी, इसलिए I1 विल बी इक्वल टू E1 बाय R1 माइनस V बाय R1। इसी प्रकार हो जाएगा I2, सिमिलरली I2 बराबर हो जाएगा E2 बाय R2 और माइनस V बाय R2, और तब I बराबर हो जाएगा आपका I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2, मतलब E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2, E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। तो अब इसको लेंगे हम, यहाँ से लेते हैं I बराबर E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये इक्विवेलेंट ये EMF आपका आ रहा है इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा आपको, यहाँ से R1 R2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, और तब यहाँ से भी रहेगा और फिर आपका जो ये सेम रहेगा उसके साथ आएगा। तो इक्विवेलेंट EMF जो आपका यहाँ पर आ रहा है वो ये आ रहा है, दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1, E1 R2 प्लस E2 R1, यहाँ से हम लोग I के रूप में लेंगे, फिर EMF के रूप में चेंज करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए V R1 के साथ R1 R2 यहाँ से आया, इसके साथ अगर आप लेंगे फिर निकालेंगे यहाँ से इसके रूप में, तो आपका जो आएगा आंसर इस रूप में आएगा। यहाँ क्या किया हम लोग, यहाँ पे R1 R2 एलसीएम ले लिए थे, R1 R2 एलसीएम ले लिए, तो E1 R2 प्लस E2 R1, और यहाँ से R1 R2 एलसीएम ले लिए, तो R1 R2 प्लस R1 यहाँ पर चला जाएगा आपको R2 प्लस R1। इसलिए V बराबर, V अगर आप यहाँ ले आते हैं तो V बराबर यहाँ ले आते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, तो E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा R1 प्लस R2, और फिर I के साथ ये रेसिप्रोकल में चला आएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो ये आपका जो ऑप्शन आएगा यहाँ से आप जो देख रहे हैं EMF के लिए इक्विवेलेंट EMF का जो रेसिप्रोकल ये ऑप्शन आएगा, ये आएगा आपको, और वो चूज करना है कहाँ पर आपको। तो आप देखिए जो ऑप्शन दिया होगा उसमें ऑप्शन ए जो है उसमें इसका आंसर है E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नन ऑफ दिस। ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, बढ़ता है, घटता है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध, हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस जो होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा, रेसिप्रोकल ऑफ जो है ये इंक्रीज होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए, किसी चालक के लिए धारा घनत्व J, चालकता सिग्मा और विद्युत क्षेत्र E में संबंध होता है। फॉर ए कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, उसके बाद कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, क्या उनका रिलेशन होता है। इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ का एक रिलेशन यहाँ पर डिराइव किया गया है, वहाँ पर आप पढ़े होंगे J इक्वल टू सिग्मा E, इसके बीच में जो रिलेशन आता है दैट इज इक्वल टू J इक्वल टू सिग्मा E, ये रिलेशन आता है दोनों के बीच का। इसलिए ऑप्शन जो है वो B इज करेक्ट, B ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है, J इक्वल टू सिग्मा E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर समतुल्य होता है कितना जूल के, 12 है। 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू, 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है किसके इक्विवेलेंट होगा। 1 किलोवाट आवर, जूल में आपको चूज करना है, जूल में, तो जूल इज इक्वल टू, जूल में आपको निकालना है, आप याद रखेंगे 1 किलोवाट आवर को आपको जूल में निकालना है। कैसे निकालिए देखिए, 1 kWh, 1 kW मतलब 1000 वाट आवर, किलोवाट को हमने वाट बदल दिया,
ये हो गया 10⁻³ वाट मतलब जूल पर सेकेंड, और ये आवर है, इसको बदल देते हैं हम लोग, एक आवर में हो गया आपको 3600 सेकेंड, इंटू कर दिए, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, ये हो गया 36 इंटू 10⁵, 3 यहाँ से 2 वहाँ से 5 हो गया, इसमें 1 से डिवाइड कर देते हैं आप, यहाँ से 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज 3.6 और ये 10⁻6 जूल, ये आपका 1 किलो वाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वही बिल्कुल सही है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये देखिए ये 2017 का था, ये भी 17 का है, ये 18 का है, ये 18 का क्वेश्चन था, अब 19 में आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 था 17 का, 8 था 18 का, 9 है 19 का, और 10 नंबर भी 19 का क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है देखिए, आर प्रतिरोध के चालक को एन बराबर भागों में काटकर उसको पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स and are connected in parallel, the equivalent resistance will be, equivalent resistance उसका क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि n भागों में बांटा गया है, n भागों में बांटा गया है, तो उसका जो रेसिस्टेंस आएगा, 4 भागों में बांटा जाता तो 4 से डिवाइड करते, n भागों में बांटा जाता तो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू हो जाएगा, मान लेते हैं आप R1 मानते हैं, तो सपोज दैट इज इक्वल टू R/N हो गया। और इस तरह से अगर इस तरह से जोड़ा गया है, इस तरह से जोड़ा गया है, तो अगर इसको n भागों में पैरेलल रेसिस्टेंस है, n भागों में बांट करके n पार्ट में जोड़ा गया है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा इसका, R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, हम लोग R1/n जितना में होता है उसके साथ इसको कर देते हैं हम लोग, 4 भागों में तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा R/n/n, तो मतलब R/n², R/n² इसका ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन ए R/n² इसका जो ऑप्शन है हम लोगों का, तो ये आ जाएगा आपका R/n², ऑप्शन ए जो है इसका ये बिल्कुल करेक्ट है। ये था 2019 का ये क्वेश्चन था हम लोग के पास। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। 2 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L and 2L and radius of or have radius at R and 2R, the ratio of their specific resistance क्या होगा। L और 2L लंबाई तथा कॉपर वायर की त्रिज्या R और 2R है, तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू RA/L, मतलब बेसिक फार्मूला क्या है, R इक्वल टू रो इंटू L/A, इसलिए रो इक्वल टू RA/L। तो ये रेसिस्टेंस हो गया, ए हो गया आपका पाई R1 का स्क्वायर और लेंथ हो गया L1। दूसरे का हो जाएगा आपको यहाँ से रेसिस्टेंस यहाँ हो गया, कॉपर वायर है इसलिए यहाँ से दोनों का ये सेम रहेगा। दूसरे का हो जाएगा रो इक्वल टू R पाई R2 का स्क्वायर बटे L2। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दोनों का आपको रेशियो निकालना है यहाँ से, विशिष्ट रेशियो का R1/R2 यहाँ से आपको निकालना है। R1/R2 अगर आप निकालते हैं यहाँ से तो क्या होगा, देखिए R1/R2 अगर आप यहाँ से निकालते हैं R1/R2 तो R कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब R1 का स्क्वायर बटे L1 यहाँ से उलट जाएगा, L2/R2 का स्क्वायर, इसको आप कर सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा L2/L1। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे रो1/रो2, यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो R1/R2 यहाँ दिया हुआ है, R1 और R2 दिया है आपको R और 2R, तो ये हो जाएगा R और 2R का स्क्वायर, और ये दिया हुआ 2L और L,
तो ऊपर हो गया 2L और नीचे हो गया L, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आया आपको 1/4 और यहाँ से आ गया 2/1, ये कैंसिल हो गया, मतलब दैट इज 1/2, इसलिए 1:2, इसलिए 1:2 है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। और क्वेश्चन ये 2019 का क्वेश्चन था। 2020 में क्वेश्चन आया है, किरचॉफ्स पॉइंट रूल इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज। किरचॉफ का संधि नियम, किरचॉफ का संधि नियम किस नियम संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और आवेश। आपको बार बार कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा नियम, संधि नियम, पॉइंट रूल इज बेस्ड ऑन चार्ज, चार्ज पर ही आधारित है, चार्ज नियम का पालन करता है। और लूप नियम या वोल्टेज नियम जो है वो एनर्जी का पालन करता है। तो ये था मेरा 2014 से लेकर के 2020 तक करंट इलेक्ट्रिसिटी से जैक बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आया था। शुरू से अगर आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहे होंगे तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर समय निकाल करके इसको आप देख लेंगे। और फिर इसके बाद जो आएगा वो मेरा रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो जैक बोर्ड में 2009 से लेकर के 2023 तक पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि इससे हमको एनर्जी मिलता है और आपके साथ मेरा मोमेंटम भी बना रहता है। चलिए, थैंक यू।